हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमआरके मैकेनिकल। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी आरवीएनएल जेई की और आरआरबी यूएनएल जेई की। ठीक है, राजस्थान वाला है ना वो पेपर, उसकी भी वैकेंसी आ गई है, बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और यूपी आरवीएनएल के बारे में आपको सबको पता है कि यूपी आरवीएनएल में जेई की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा वीडियो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सेट 1 है, ठीक है, ऐसे लगातार सेट 2, सेट 3, सेट 4 ऐसे करके लगातार आते जाएंगे और आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन करते रहना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। जो भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, जो भी डिप्लोमा के छात्र हैं, ठीक है, वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ज़रूर। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं आप वीडियो को। तो यहाँ थोड़ी सी जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है। यहाँ पे 2021 में जो वैकेंसी आई हुई है, अभी अभी चल रहा है नोटिफिकेशन, तो उसमें क्या है देखो, यहाँ पे जो टोटल पोस्ट हैं, ठीक है, टोटल पोस्ट की बात करेंगे, मैकेनिकल की बात करेंगे तो 78 पोस्ट हैं, 78 पोस्ट हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे 69 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की 39 और कंप्यूटर की 10 पोस्ट हैं। ठीक है, 10 पोस्ट हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे लास्ट ईयर कट ऑफ की, जब लास्ट टाइम पे जो वैकेंसी आई थी तो कट ऑफ कितनी बनी थी। ठीक है, वो भी बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा ध्यान देना। देखिए भाई, यहाँ पे लास्ट टाइम पे वैकेंसी आई थी, कट ऑफ मैकेनिकल की कट ऑफ में हम, और जब वैकेंसी थी उस टाइम पे 12 वैकेंसी थी ओनली। तो यहाँ पे जो अनरिजर्व कैटेगरी की जो कट ऑफ थी वो 163.50 थी। ओबीसी की है 162 और एससी की है 152.25। आउट ऑफ 200 में से, ठीक है, 200 में से मार्क्स थे, इतने कट ऑफ आई थी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आप चाहो तो इसकी ये रिगार्डिंग देख सकते हो आप। टोटल वैकेंसी 196 पोस्ट हैं, टोटल वैकेंसी 2021 में। तो कितनी कितनी डिवाइडेड करी गई हैं, जनरल में और ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में और एससी में और एसटी में, आप देख सकते हो आराम से। ठीक है, तो मैंने टोटल पोस्ट बताई थी मैकेनिकल की 78 है, बाद बाकी आप वीडियो को पुश करके और देख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखता हूँ। अब भाई इंपॉर्टेंट बात क्या है वो थोड़ा सा सुन लीजिए प्लीज़। ठीक है, ध्यान से देखना। सीबीटी टेस्ट होगा आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें पार्ट 1 आएगा। ठीक है, पार्ट 1 में 150 क्वेश्चन होंगे। कितने होंगे भाई? 150 क्वेश्चन होंगे, वो मैकेनिकल के होंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैकेनिकल में आपको बता दूं मैं, कम से कम 40 से 50 भाई न्यूमेरिकल आते हैं। 40 से 40 तो लगभग 35 से 40 के एरिया में न्यूमेरिकल आएंगे आपके 150 क्वेश्चन में से। ठीक है, और ज़्यादा भी आ सकते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होंगे फॉर्मूला बेसिस पे, तो हम करेंगे वो। उसके बाद पार्ट 2 है। पार्ट 2 में क्या है, 50 क्वेश्चन होंगे, किसके, जनरल हिंदी, जीके और रीजनिंग। ठीक है, तो टाइम जो रहेगा ना इस पेपर का, वो टाइम रहेगा 3 आवर, 3 घंटे का पेपर होगा आपका। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ से। ठीक है, देखो आपको क्या करना है, क्वेश्चन मैं इंग्लिश में ही लेके आऊँगा। देखो टाइप करना पड़ता है, हिंदी में भी टाइप करूँगा तो टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। आप समझदार हो, कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश में वो हिंदी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए भाई। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। लोड ऑफ 2000 न्यूटन अप्लाइड टू ए सिलेंडर 40 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर डायमीटर, कॉज ऑफ एक्सटेंशन ऑफ 0.8 मीटर एंड द डायमीटर टू डिक्रीज 0.05, द पॉइजन रेशियो ऑफ द मटेरियल इज। देखो भाई, कोई भी आपका क्या है, सिलेंडर है। ठीक है, ये सिलेंडर है भाई, मैं सिलेंडर ऐसे बना दे रहा हूँ। इस पर लोड लगा, ये लोड लगा दिया 2000 न्यूटन का लोड लगाया। और सिलेंडर का जो सिलेंडर 40 मीटर लॉन्ग है। ठीक है, 40 mm लॉन्ग है, लंबाई है, और 10 मीटर डायमीटर है उसका व्यास। क्लियर, इतनी चीज़ें। तो उसके बाद वो कह रहा है कि अगर इसमें एक्सटेंशन हुआ है 0.8 मीटर एंड डायमीटर में डिक्रीज हुआ है 0.05 मीटर का, तो पॉइजन रेशियो आपको बताना है। कौन कर सकता है इसका आंसर, कोई बताइएगा। ठीक है, आप पुश करके वीडियो को और इसका आंसर दे सकते हो, जो भी आप जानते हो। ठीक है, नहीं तो इसको मैं करा रहा हूँ, आपको पेपर पे देखना पड़ेगा मैं कैसे करा रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, मैं पेपर पे कराता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे आगे देखते हैं। देखिए भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ आपको ध्यान से देखना। सिलेंडर है, कोई सिलेंडर पे जो लोड लग रहा है वो 2000 न्यूटन का लोड लग रहा है। डब्ल्यू बराबर 2000 न्यूटन। तो ठीक है, मैंने लिख लिया 2000 न्यूटन। यहाँ पे डी जो दे रखा है, इसका व्यास दे रखा है, वो दे रखा है 10 मीटर, और लेंथ जो दे रखी है सिलेंडर की वो दे रखी है 40 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे लोड लगने के बाद जाके इसके जो व्यास में कमी होगी, ठीक है, डेल्टा एल, लंबाई में परिवर्तन होगा वो 0.8 मीटर, और व्यास में जो कमी होगी, ठीक है, वो 0.05 मीटर होगा। ठीक है, इस तरीके से आपको दे रखा है। और पूछा है उसने क्या, पॉइजन रेशियो। तो पॉइजन रेशियो
हम एम से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। पॉइजन रेशियो 1/m से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। म्यू से भी डिनोट करते हैं इससे। तो इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो होता है क्या है, ये होता है कि लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, LATE लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। मतलब क्या हो गया, डेल्टा डी अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है डेल्टा L अपॉन L, ठीक है। तो डेल्टा डी अपॉन डी हमको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम डेल्टा डी अपॉन डी निकालेंगे, ठीक है। लैटरल स्ट्रेन, ठीक है, लैटरल स्ट्रेन निकालेंगे डेल्टा डी अपॉन डी। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0.05, ठीक है, डेल्टा डी, और डी कितना है 10, पॉइंट रहेंगे 0, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉल्यूशन करो इसको तो 0.005 आएगा, ठीक है। ये तो हो गया LS मतलब लैटरल स्ट्रेन का। अब यहाँ पे बात करेंगे डेल्टा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेल्टा L अपॉन L। तो डेल्टा L अपॉन डेल्टा L कितना है 0.8 और L कितना है 40, ठीक है। इसको हटाओ 40, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 8.40, तो 1/50 आ जाएगा। तो इसका यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.02, ठीक है। तो इसमें मान रख देंगे हम, डेल्टा डी का कितना मान निकाला हमने 0.005, ठीक है, और इसका मान निकाला है 0.02। यहाँ से हम क्या करेंगे, तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, देखो 1 2 3 1 2, तो यहाँ पे ये हटाएंगे पॉइंट, तो यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे तो 50/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 0.25, ठीक है, 0.25 हो जाएगा, आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर हुआ, कोई दिक्कत नहीं, वैल्यू सारी दे रखी हैं, आप कर सकते हो, ठीक है। बस फॉर्मूला को ध्यान रख लेना, सारी वैल्यू दे रखी हैं, पुटिंग करना है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके UPRVNL JEE में, डायरेक्ट पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, द हेड लॉस ड्यू टू सडन एक्सपेंशन इज गिवन बाय। ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेड लॉस बताना है आपको। हेड लॉस सडन एक्सपांसन पाइप में, जैसे मान लो, देखो सडन एक्सपांसन का मतलब ये हो गया, जैसे मान लो पाइप का ऐसे करके आ रहा है पाइप, ठीक है, और इस तरीके से खुल गया, वो एक्सपांशन हो गया, ठीक है, एक्सपांशन हो गया, पाइप मतलब वाटर आ रहा है ऐसे करके। तो यहाँ पे जो हेड लॉस होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है, सही रहेगा, आपको तो थोड़ा सा नॉलेज भी होगा और मुझे भी अच्छा लगेगा आप कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं आंसर। तो देखो यहाँ पे जो होगा ना सडन एक्सपांशन के लिए, वो होगा V1 - V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2G, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे एक बात और आ जाती है, वो भी ध्यान रख लें। सडन आपका कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, जैसे मान लो कि एकदम ऐसे करके, जैसे पाइप है इस तरीके से, ठीक है, और इस तरीके से कम हो रहा है, कम हो रहा है ना, यहाँ से ऐसे करके, तब क्या कंडीशन बनेगी, तो यहाँ पे सडन कंस्ट्रक्शन के लिए बनेगा, देखो कम हो रहा है संकुचन के लिए, तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन के लिए 0.5 V² अपॉन 2G, ठीक है, ये बनेगा। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए तो यहाँ पे दोनों मैंने बता दिया, अगर सडन एक्सपांशन हो रहा हो तो इसके लिए ये एक्सपेंशन के लिए क्या है ये वाला, और सडन कंस्ट्रक्शन के लिए मतलब छोटा हो रहा है संकुचन के लिए तो होगा आपका 0.5 V² अपॉन 2G, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए भाई यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, द कोफिशिएंट ऑफ COP ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, ठीक है, डोमेस्टिक जो घर वाले जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होते हैं उसकी COP क्या होती है बताइए, इज़ मोर देन 1 होती है, इज़ लेस देन 1, इज़ इक्वल टू 1, या डिपेंड ऑन द वेदर कंडीशन। बताइए भाई इसका आंसर क्या होगा, आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए, वो तो मैं बता ही रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, सभी लोग आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो देखो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, ए मोर देन 1, ठीक है, मोर देन 1 हो जाएगा। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर की जो COP होती है वो 1 से ज़्यादा होती है, ठीक है, पहली बात तो ये। अब दूसरा क्या है, दूसरा देखो सुनो, COP की जो फुल फॉर्म होती है वो भी पता होती है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होती है, ठीक है। और जो COP, तो भाई यहाँ पे जो COP का फॉर्मूला होता है, ठीक है, COP का फॉर्मूला होता है वो डिज़ायर इफेक्ट होता है, ठीक है, डिज़ायर इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट होता है, तो ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए मैं
यहाँ पे डिस्प्ले पे थोड़ा लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, सही तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा जहाँ तक है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेट बिटवीन कंडेंसर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस एंड इवापोरेटर टेम्परेचर -23 डिग्री सेल्सियस। द कार्नोट एफिशिएंसी ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ साइकिल विल बी। कौन बताएगा इसका आंसर, ठीक है। आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए भाई, जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करके, ठीक है। वीडियो को पोस्ट कर सकते हो आप, उसके बाद कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए, इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ आपको कैसे करेंगे इसको। देखिए भाई मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है आपको कंडेंसर की दे रखी है। रेफ्रिजरेशन साइकिल ऑपरेट बिटवीन कंडेंसर टेम्परेचर, कंडेंसर जो टेम्परेचर दे रखा है वो 20 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। मैं केल्विन में बदलने के लिए 273 का प्लस करूँगा तो 300 केल्विन हो गया कंडेंसर टेम्परेचर, ठीक है। टी लोअर टेम्परेचर के लिए -23 दे रखा है उसमें, ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है आपको। इवापोरेटर टेम्परेचर दे रखा है वो -23 दे रखा है, तो 273 जोड़ूंगा 250 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है मुझे, वहाँ कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालना है रेफ्रिजरेशन का, ठीक है, रेफ्रिजरेटर का निकालना है। तो टी लोअर कितना है, टी लोअर अपना 250 और टी हायर कितना है 300 माइनस 250, ठीक है, इतना हो जाएगा 250 बट्टे 300 में से 250 गए तो कितने बचेंगे, हाँ 50, ठीक है, इससे कटे 25 तो 5 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, क्लियर। अब यहाँ पे COP आपको कार्नोट की पूछी है, कार्नोट की, तो कार्नोट की COP होगी टी हायर माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर, ठीक है। तो टी हायर कितना है, टी हायर आपका है 300 माइनस टी लोअर 250 बटे 300, ठीक है, इतना हो गया। तो 50 बटे कितना हो जाएगा 300, इससे काटा 5 6 के 30 तो 1/6 आ गया। अब जीरो जाएगा नहीं तो 0.0 बढ़ाएंगे 6 कन 6 और कितने बचेंगे 4 बचेंगे, पॉइंट लगाई है 6 36, ठीक है। तो यहाँ से 0.16 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं 5। देखिए मैं न्यूमेरिकल इसलिए करा रहा हूँ कि न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा आएंगे भी न्यूमेरिकल, ध्यान रख लेना। लैमिनार फ्लो डेवलप्ड एट ए एवरेज वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑकर्स इन ए पाइप 10 सेंटीमीटर रेडियस, द वेलोसिटी ऑफ 85 सेंटीमीटर रेडियस इज। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के पाइप में 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड के औसत वेग पर लैमिनार प्रभाव के विकसित होता है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या में प्रवेश में से क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई बताइए, फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करते हैं, कैसे होगा ये क्वेश्चन। यहाँ देखिए भाई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। यहाँ पे कह रहा है कि कोई एक पाइप है, ठीक है, उसका जो त्रिज्या है उसकी जो रेडियस है R बराबर वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और वेलोसिटी होगी यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वो कह रहा है अगर इस पाइप की जो त्रिज्या है अगर मैं 5 सेंटीमीटर कर दूँ तो उसमें जो मैक्सिमम एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो यहाँ पे मैं देखो कर रहा हूँ R बराबर, यहाँ पे मैंने क्या किया 5 मीटर पर सेकंड औसत, ठीक है। तो 5 मीटर पर सेकंड को अगर मैं बदलूँगा इसमें सेंटीमीटर में तो 5/100 करूँगा तो 1/20 हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल R मैंने मान लिया है यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या दे रखा है, तो यहाँ पे 1/10 मीटर हो गया, दोनों त्रिज्या मैंने रख ली। अब एक फॉर्मूला आपने देखा होगा, क्या देखा होगा, V एवरेज इजकल टू होता है U मैक्स अपॉन 2, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी अपॉन 2, ठीक है। यहाँ पे अगर करोगे U मैक्सिमम अगर करोगे तो 2 इंटू V एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इंटू जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, कितनी दे रखी है 5 दे रखी है ना, ठीक है, 5 दे रखी है तो कितनी हो जाएगी 10, ठीक है, ये 10 मीटर पर सेकेंड इतनी हो गई। यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है, देखो मैं आपको बता दूँ इसके बाद, V एवरेज इजकल टू U मैक्स, ठीक है, मैक्सिमम वेलोसिटी 1 माइनस R² अपॉन कैपिटल R²। अगर त्रिज्या का अगर दे रखा हो, ठीक है, रेडियस अगर दे रखी है अलग अलग तब इस तरीके से। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा U मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी रखूँगा, ये वाली, ठीक है, 10 रखूँगा यहाँ पे, और 1 माइनस स्मॉल r कितनी रखी है, ठीक है, स्मॉल r कितनी रखी है 1/20, ठीक है, 1/20 का स्क्वायर अपॉन 1/10 का स्क्वायर, ठीक है, ये तो कर दूंगा। तो 10 1 माइनस ये कितना हो जाएगा
इसको सॉल्यूशन करोगे ना तो 1/, कितना हो जाएगा जे 1 - 400 हो जाएगा ना। तो मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, 400 और ये 100, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करोगे आगे तो 1 - ये हो जाएगा 100/400, ठीक है। सॉल्यूशन आगे करो 10, 400 में और ये 300, 300/400 हो जाएगा, 0 से 0 काटेंगे और 30/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 7.5 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन फ्लो थ्राउ ए पाइप द टेंशन फ्रॉम लैमिनार टू टर्बुलेंट फ्लो डज नॉट डिपेंड ऑन। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है कि फ़्लो हो रहा है, ठीक है, कोई फ़्लो हो रहा है तो लैमिनार से लेके टर्बुलेंट हो रहा है, ठीक है। टर्बुलेंट में फ़्लो बना दे रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है, इस तरीके से। तो ये टर्बुलेंट फ़्लो हो गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है, देखो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, सही है। डेंसिटी पे डिपेंड करता है, ये भी सही है। डायमीटर पे डिपेंड करता है, ये भी सही है। लेंथ ऑफ द पाइप पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो ये डी आंसर, इसका क्वेश्चन का अकॉर्डिंग डी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 देखते हैं, सेंट्रीफ्यूगल पंप डीलिंग विद मड, ठीक है, डीलिंग विद मड हैव एन इम्पेलर ऑफ टाइप। तो यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा। सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो आपका क्या होता है, इम्पेलर होता है, पता है ना। मैं थोड़ा सा बना दे रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इम्पेलर बन गया, ठीक है, ये इस तरीके का इम्पेलर होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो मड के लिए यूज़ किया जाता है वो कैसा होता है, ओपन इम्पेलर होता है, ठीक है, ओपन इम्पेलर होता है, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखेंगे भाई, रोटामीटर इज़ द डिवाइस यूज टू मेजर। देखो यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा डिवाइस हैं जो पूछी जाएंगी वो आपको याद कर लेनी है, ठीक है। कम से कम 10 से 15 डिवाइस होंगी, वो मैं करा दूंगा आपको, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो डिवाइस हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाएंगी, तो एक दो क्वेश्चन जरूर डिवाइस से आएगा, ठीक है, क्योंकि 150 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, तो कहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, यहीं से बनेंगे। तो देखो रोटामीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन पाइप, वेलोसिटी ऑफ द गैस, नहीं, वाट ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। इसका आंसर होगा फ्लूइड, फ्लो, ठीक है, फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो रोटामीटर फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेजरमेंट करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, देखो, इन स्टीम टर्बाइन द एंट्रोपी इज शोन एज 0 तो स्टीम ट्यूब, ठीक है, स्टीम टेबल दे रखा, ठीक है, गलत हो गया है, टेबल है, यहाँ ट्यूब की जगह पे टेबल है, ठीक है, क्या है, देखो TABLES, टेबल्स, ठीक है। एंट्रोपी शोन एज 0 अगर एंट्रोपी 0 दिखाएगा तो इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा, सैचुरेटेड लिक्विड एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस शो कराएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। देखो, द रीडिंग ऑफ द प्रेशर गेज फिटेड ऑन ए वेसल 25 बार, ठीक है, प्रेशर गेज कितना है 25 बार, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1.03 बार एंड वैल्यू ऑफ G 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, द एब्सोल्यूट प्रेशर इज द वेसल इज। तो आप बता सकते हो, देखो P एब्सोल्यूट होता है P गेज प्लस P ATM, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ से आप एब्सोल्यूट प्रेशर निकाल सकते हो कि नहीं। P गेज कितना है, ठीक है, गेज प्रेशर आपको कितना है 25 दे रखा है ना, हाँ, गेज प्रेशर 25 दे रखा है, ठीक है, और प्लस 25 प्लस एटमॉस्फेयर प्रेशर कितना दे रखा है 1.03 हो जाएगा ना, ठीक है, 1.03। तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा आपका आंसर 26.03 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला होता है देखो, P एब्सोल्यूट इज इक्वल टू P गेज प्लस P ATM, याद कर लो सभी लोग, ठीक है। तो बस वैल्यू रखनी होती है और आंसर आ जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाई, इंक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ सिस्टम रिप्रेजेंट, तो यहाँ पे जो इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ सिस्टम, अगर हम इंक्रीज करेंगे एंट्रोपी को तो सिस्टम में क्या होगा बताइए। इंक्रीज इन अवेलेबिलिटी ऑफ एनर्जी, इंक्रीज द टेम्परेचर, डिक्रीज इन प्रेशर
डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। बताइए क्या आंसर होगा भाई। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, डी आंसर उसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और एंट्रोपी का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, डी एस इजकल टू होता है डी क्यू अपॉन टी। ठीक है, सबको पता है, इस फॉर्मूले को याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब। हाँ, यहाँ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। टेम्परेचर ऑफ द गैस इज प्रोड्यूस ड्यू टू। तो यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ गैस प्रोड्यूस होती है किसके कारण होती है, हीटिंग वैल्यू, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। देखो आंसर इसका यही होगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला बन जाता है गैस के लिए, तो C बराबर √3kT अपॉन क्या बन जाएगा, M। ठीक है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। फॉर द सेम मैक्सिमम प्रेशर एंड टेम्परेचर। बताइए इसका आंसर भाई। सेम मैक्सिमम टेम्परेचर पे क्या होगा आंसर, बताओ। ऑटो साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन डीजल साइकिल, डीजल साइकिल इज मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल, डुअल साइकिल मोर एफिशिएंट देन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल, डुअल साइकिल इज लेस देन ऑटो साइकिल एंड डीजल साइकिल। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो डीजल साइकिल इज़ मोर इफिशिएंट ऑटो साइकिल, सेम मैक्सिमम प्रेशर पे। ठीक है, क्या होता है भाई, देखो ऑटो डुअल डीजल। ठीक है, यही बताया था मैंने। तो यहाँ पे डीजल साइकिल की डीजल साइकिल यहाँ पे होगा, डीजल साइकिल की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है वो कंडीशन किसके लिए, जब सेम कंप्रेशन रेशियो हो। ठीक है, क्या हो, सेम कंप्रेशन रेशियो। और इसका ही उल्टा हो जाएगा, जैसे ऑटो, ये वाले जो एरो हैं ये इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, बाद में तो वो हो जाएगा किसके लिए, सेम मैक्सिमम प्रेशर के लिए और टेम्परेचर के लिए। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, देखो फिर से बना दे रहा हूँ। ऑटो डुअल डीजल, तो यहाँ पे ये कंडीशन इस क्वेश्चन के लिए फॉलो कर रही है। ठीक है, याद रखना। सेम मैक्सिमम प्रेशर आए तो ये वाला ऐसे याद कर लो, और सेम कंप्रेशन रेशियो आए तो ऐसे याद कर लो, ऑटो डुअल डीजल। बस दो याद करने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। ए नॉर्मल डीजल इंजन विल नीड मिनिमम चार्ज इफ़ मेड टू रन ऑन। तो नॉर्मल डीजल इंजन में नीड मिनिमम चार्जेस होता है, तो किसका होता है बताइए, किसका होता है, क्या आंसर होगा भाई। कोई आंसर बताएगा इसका। देखो क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक सामान्य डीजल इंजन को अगर न्यूनतम परिवर्तन के लिए आवश्यकता होती है तो इसे किस पर चलने के लिए बनाया जा सकता है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो इसकी ज़रूरत पड़े तो किस पे बनाएगा, केरोसिन में। ठीक है, डीजल इंजन में तो डीजल यूज़ करा ही जाता है, मगर लेकिन इसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो हम केरोसिन से भी चला सकते हैं। ठीक है, और जो डीजल इंजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, CI इंजन बोलते हैं। ठीक है, कंप्रेशन इग्निशन इंजन बोलते हैं, और ये किस पे वर्क करता है, कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, ये याद रखना, कांस्टेंट प्रेशर पे करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 15। कंट्रोल ऑफ मैक्सिमम ऑयल प्रेशर इन द लुब्रिकेशन सिस्टम इज अफेक्टेड बाय। तो यहाँ पे कंट्रोल ऑफ मैक्सिमम ऑयल प्रेशर होता है, उसको किससे रेगुलेट करते हैं। ठीक है, बताइए, ऑयल फिल्टर, प्रेशर स्विच या प्रेशर रिलीफ वाल्व। तो इसका आंसर जो होगा ना, क्या होगा, प्रेशर रिलीफ वाल्व हो जाएगा। ठीक है, प्रेशर रिलीफ वाल्व होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ भाई क्वेश्चन देखो, कह रहा है विच इज़ द एंटी फ्रीज सॉल्यूशन कॉमनली यूज इन एट ऑटोमोबाइल। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर ऑटोमोबाइल में जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन होता है, मतलब उसको जमने से रोकने के लिए, तो क्या क्या यूज़ करा जाता है उसमें, तो उसमें यूज़ करा जाता है अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल लिक्विड में यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखेंगे 17। द गियर ट्रेन यूजली एम्प्लॉयड इन क्लॉक इज।
बताइए भाई, इस क्वेश्चन का आंसर आप बताइए सभी लोग कि इस 17 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा भाई वो क्या होगा, रिवर्टेड गियर ट्रेन हो जाएगा। ठीक है, गियर ट्रेन यूजली होते हैं वो एम्प्लॉयड इन क्लॉक में यूज़ होते हैं, वो रिवर्टेड गियर ट्रेन होते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर, यहाँ देखिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ द स्पीड ऑफ इंजन वेरीज बिटवीन 390 एंड 410 RPM इस साइकिल ऑपरेशन द कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन स्पीड वुड बी। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ये पक्का आएगा क्वेश्चन, मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की, ये क्वेश्चन पक्का आएगा यूपीआर में, ये क्योंकि आते हैं ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन जरूर आएंगे और यहाँ पे और गवर्नर से क्वेश्चन आते हैं। तो इसको देखो कैसे करेंगे, अगर कोई जानता है तो उसका आंसर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को मैं यहीं करा दे रहा हूँ इसको। देखो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन एस इजकल टू, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, N1 माइनस N2 अपॉन N1 प्लस N2 बाई 2, ये होता है ना। यहाँ पे जो N1 है वो कितना है, हम 410 रखेंगे। ठीक है, तो 390, तो इस तरीके से कर लेंगे। तो 410 माइनस 390 बाई 410 माइनस 390 बट्टे 2, इसको सॉल्यूशन कर लेना है आपको। ठीक है, इसको सॉल्यूशन कर लेना है। 410 में से 390 घटाओगे कितने बचेंगे, 20 बचेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, आपको प्लस करना है। तो इस तरीके से सॉल्यूशन करोगे तो आपका जो आंसर बनेगा वो 0.05 बन जाएगा। सॉल्यूशन करके देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर कितना बन जाएगा मैं आपको बता दूं, देखो 410 माइनस 390, ऊपर कितना बन जाएगा 20 और 410 और 390। ठीक है, 390, 0 9 1 10 0 आंसर 1 6 3 7 1 8, 800 बन जाएगा नीचे। 800 बट्टे 2 करोगे तो 400 हो जाएगा। तो 20 बट्टे 400 करोगे। ठीक है, 0 से 0, 2 से 2 दूनी 4 0, 1 बट्टे 20 आ जाएगा। तो 1 बट्टे 20 को सॉल्यूशन करोगे अगर भाग दोगे तो 0.05 ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 19 देखेंगे। इन ए वॉट गवर्नर द वेट ऑफ द बॉल इज 50 न्यूटन एंड द फ्रिक्शन एट द स्लीव इज 10 न्यूटन, द कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन वुड बी। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, डिटेंशन कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन जो होता है, देखो कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन होता है वो होता है स्लीव में फ्रिक्शन। ठीक है, स्लीव में फ्रिक्शन बटे वेट ऑफ बॉल। ठीक है, वेट ऑफ बॉल होता है, स्लीव में फ्रिक्शन कितना हुआ है भाई 10 है, और यहाँ पे वेट ऑफ बॉल कितना है 50। तो बस इसको काटो, 1/5 आएगा, तो 1/5 का मतलब होता है 0.2, तो 0.2 आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ डिटेंशन पूछे तो आपको क्या करना है कि स्लीव में फ्रिक्शन अपॉन वेट जो दे रखा है वो आपको करना है। इस तरीके से फॉर्मूला होता है एक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन तो मैंने बहुत करा दिए हैं आपको, सॉल्यूशन कर भी लोगे आप। फॉर ए गिवन मटेरियल द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 100 GPa एंड पॉइजन रेशियो 0.025, वैल्यू ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी GPa इज। तो यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, जी दे रखा है। ठीक है, जी दे रखा है 100 और म्यू दे रखा है आपको 0.25, और यहाँ पे ई फाइंड करवा रहा है। तो कुछ नहीं, आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, ई बराबर 2g 1 प्लस म्यू। ये वाला फॉर्मूला लगा के आपको ई का मान ज्ञात करना है, कर लोगे ना। इसका ई का मान ज्ञात करना है, कितना आंसर आएगा बताइए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, कितना आंसर आएगा ज़रूर बताना क्वेश्चन नंबर 20 का। बाकी भाई नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए देखो सेट नंबर 2 आपको मैंने तैयार कर रखा है। ठीक है, वो भी करेंगे बढ़िया तरीके से। जो भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो चैनल को क्या है सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत दिन हो गए चैनल को सब्सक्राइब कोई कर नहीं रहा है, और
वीडियो मैं बनाने में लगा हूँ, आप समझा कीजिए, मेहनत से वीडियो बनता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है। शेयर करना चाहो तो व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो। बाकी चलिए दूसरी वीडियो में मिलता हूँ, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।